नमस्कार, टीवी9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। उनसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं, आपको बता दूं कि आज जिस मसले पर हम चर्चा करने वाले हैं, दरअसल दो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वॉर जोन को लेकर, रूस को लेकर, नेटो कंट्रीज को लेकर। पहली बड़ी डेवलपमेंट यह है कि रूस की तरफ से ठीक नेटो के बॉर्डर पर अब जो एटमी हथियार हैं उनको तैनात करने का खाका तैयार हो गया है। हालांकि इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि बेलारूस में तैनाती होगी, लेकिन अब यह क्लियर हो गया है जो रूस के राजदूत है बेलारूस में, उनकी तरफ से बता दिया गया है कि जो नेटो कंट्रीज हैं जो कि बेलारूस से टच होती है, जिसमें पोलैंड है, जिसमें एस्टोनिया है और जो लातविया है, यानी कि बेलारूस के पश्चिम में यह एटमी तैनाती की जाएगी और 1 जुलाई तक ये पूरा जो काम है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और जो बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही नेटो को लेकर ही। जिस तरह से खबर आई कि फिनलैंड को लेकर जो आखिरी रोड़ा था नेटो में शामिल होने का वो खत्म हो गया है तुर्की की तरफ से जब से हामी भरी गई है। और फिनलैंड जो कि एक बॉर्डर बड़ा शेयर करता है सीधे रूस के साथ, और अब रूस में इस बात का खौफ है, डर है कि जैसे फिनलैंड सदस्य बनेगा नेटो का, इसके बाद नेटो कंट्री सीधे रूस की सीमा पर आकर बैठ जाएंगी, वहां पर तैनाती हो जाएगी। और मांग ये उठ रही है रूस के अंदर कि अब कब्जा कर लेना चाहिए, हमला बोल देना चाहिए रूस को फिनलैंड पर। इन्हीं दोनों मसलों पर हम बात करते हैं। बहुत क्विक ये हमारी डिस्कशन होगी। हमारे साथ जो दो खास मेहमान आज इस चर्चा में मौजूद है, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपीपी सिंह सर मौजूद है और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संजय भारद्वाज एज अ फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद है। सबसे पहले मैं सिंह सर आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए कि ये जो अब तैनाती ये क्लियर कर दी गई, जो पहला टॉपिक इस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो क्लियर हो गया है कि रूस की तरफ से बेलारूस के पश्चिम में और वो जगह जहां से 3 जो नेटो कंट्रीज है जिसका जिक्र किया उनका बॉर्डर शेयर होता है, वहां पर एटमी तैनाती होगी। ये किस रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है और क्या लग रहा है कि भविष्य में क्या हो सकता है, किस तैयारी के साथ रूस ये तैनाती कर रहा है? करुणा ऐसे है कि जो ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, रूस ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चौकन्ना और अपना सुरक्षा का बहुत खास ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि उसका एक्सक्लेव है कैलिनग्राड वहाँ पे, जो कि पोलैंड को भी बिल्कुल होता है। तो इसको मद्देनजर में रखते हुए रूस ने कई सालों से यहाँ पे ग्रे जोन वॉरफेयर जारी रखी है। इकोनॉमिक्स, उसके साइबर और उसकी जो लैंड, सी, एयर, स्पेस है, सारा उसने सेफगार्ड किया हुआ है। अभी ये इस हालात में जाके नेटो ने पूरा एक्टिव किया हुआ है अपनी डिप्लॉयमेंट। जैसे इतिहास में ऐसी नेटो देशों की डिप्लॉयमेंट नहीं हुई थी। हाँ। और वो हुई है अभी 13-14 महीने हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसको हालात को मद्देनजर में रखते हुए और एक और एक्शन जो है कि यूरेनियम के जो है डिप्लीटेड यूरेनियम का सप्लाई शेल्स में कर रहा है, टैंक एपी शेल्स के साथ ब्रिटेन। हाँ। उसको उस मौके का फायदा या और उसको काउंटर करने के लिए ये जो दोनों करने के लिए उसने पुतिन ने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स बेलारूस में डिप्लॉय किए। तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब सोवियत यूनियन था उस समय भी बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड थे, पर वापस ले लिए थे बुडापेस्ट एग्रीमेंट के बाद। बिल्कुल। और यूक्रेन में भी जो थे हजारों की संख्या में वो सारे रूस की तरफ भेज दिए गए थे, वहां पर एक भी नहीं रखे गए थे। सर, डॉक्टर संजय भारद्वाज, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ये जो अब तैनाती है, क्योंकि ये युद्ध के दरमियान ये तैनाती हो रही है और हम जानते हैं कि कैसे ये जो तीनों कंट्रीज है, एस्टोनिया, लातविया और पोलैंड की, यहां पर नेटो फोर्स की जो संख्या है वो कई गुना ज्यादा, 10 गुना फोर्सेस मौजूद है। तो क्या ये तैनाती डेटरेंस के तौर पर की जा रही है, रोकने के लिए की जा रही है नेटो को रूस की तरफ से, या फिर वाकई में आपको लग रहा है कि इसका कोई गंभीर परिणाम, कोई बड़ा परमाणु विस्फोट आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, अगर टाइमिंग के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो निश्चित रूप से टाइमिंग को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो बैलेंस ऑफ थ्रेट, जिसको आप डिटरेंस भी कह सकते हैं कि एक डिटरेंस क्रिएट कर दिया गया। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं पर भी ये एक मुझे संभावना कम लगती है कि इस वक्त न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करने के मूड में है। अभी जो तैनाती की गई है, रीइंस्टेट बेसिकली किए जा रहे हैं टैक्टिकल वेपन्स, न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स,
वो पॉलिटिकल वेपन के रूप में या अभी नहीं सर, अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा, खैर ये तो कोई नहीं चाहता कि कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में जो अंजाम हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था, आज भी रूह कांप जाती है। लेकिन इसके बावजूद आप जो बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल हथियार के तौर पर होगा, इतना खर्चा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बेलारूस के अंदर न्यूक्लियर तैनाती से पहले, क्या वाकई में सिर्फ पॉलिटिकल हथियार है या फिर युद्ध में एक बड़ा हथियार ये साबित होगा? नहीं, दो बातें साफ हैं। पहली बात कि मैंने कहा पॉलिटिकल, और दूसरा ब्लैकमेल स्ट्रेटेजी भी है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही है कि जो मटेरियल सप्लाई हो रहा है, आर्म सप्लाई हो रहा है यूके से यूक्रेन को, जो नॉन नाटो कंट्री है, उसमें यूरेनियम भी बताया जा रहा है। तो इस तरीके के जो एक्सक्यूजेज हैं उसमें रशिया एक अपना जो कलेक्टिव सिक्योरिटी जिसके साथ में बेलारूस के साथ में, उसमें न्यूक्लियर वेपन को रिइंस्टेट करना चाहता है। और ये आप मान के चलिए कि इसको आप चाहे बैलेंस ऑफ थ्रेट के और लड़ाई क्या थी, अगर लड़ाई आप यूक्रेन से लड़ाई के संदर्भ में भी देखते हैं तो यही तो देखते हैं क्योंकि वो नाटो में जाना चाहता था। बिल्कुल, यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था। अब नाटो को आप फिनलैंड और स्वीडन तक ले आए, और लिथुआनिया और पोलैंड पहले से ही आपको तो एक तरीके से आपने रूस को मिलिट्री, यानी जो मर्ज था वो और बड़ा होकर अब सामने आ रहा है रूस के सामने। इसको डिटर करने के लिए, इस थ्रेट को डिटर करने के लिए ये टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन को वहां पे तैनात किया। जनरल सिंह सर मेरा सवाल आपसे, क्योंकि देखिए इसी का मैं जिक्र कर रहा हूं कि फिनलैंड अब कभी भी नाटो का सदस्य हो जाएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, और इसी फिनलैंड की 1200 किलोमीटर से ज्यादा की जो सीमा है वो सीधे रूस के साथ शेयर होती है। और रूस में अब ये मांग उठ रही है कि फिनलैंड पर वहां पर आप हमला कर दो और उस पर कब्जा कर लो। तो क्या लग रहा है कि वाकई में इस मांग के हिसाब से जो मांग उठ रही है, इसको मानते हुए पुतिन कोई बड़ा कदम फिनलैंड के खिलाफ उठा सकते हैं? क्या होता हुआ आप देख रहे हैं जैसे नाटो का मेंबर बनेगा? करुणा, दो मुद्दे निकलते हैं इससे। देखो, यूक्रेन में जो लड़ाई हुई है और जो रूस ने हमला किया है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस, इस वजह से किया था कि नाटो का हिस्सा मत बने। अभी फिनलैंड में वही हो गया। फिनलैंड अभी एक डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में आ गया है। 1340 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है उनके साथ। बिल्कुल। और ये जो 1340 किलोमीटर बॉर्डर है, अभी ये तीनों बाल्टिक स्टेट्स जो हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लैटविया को कनेक्ट करते हुए पोलैंड तक जाता है। तो इसके ऊपर रूस का और भी खतरा बढ़ गया है। अभी इस समय रूस का जो मीडिया कह रहा है ये एक नेशनल सेंटीमेंट हो सकता है, परंतु इस हालात में जो लड़ाई यूक्रेन में रशिया को पूरा सक्सेस इस समय नहीं मिल सका। एक और फ्रंट खोलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और इसमें देखें कि आगे अगर फर्दर नॉर्थ जाएं तो आर्कटिक सर्कल पड़ता है, और आर्कटिक सर्कल में क्या हुआ है कि अभी स्नो मेल्टिंग जो हो गई है, पोलर स्नो मेल्टिंग हो गई है। एक रूस का सबसे 20,000 किलोमीटर फ्रंटेज वहाँ पे है, सबसे लंबा फ्रंटेज वहाँ है। रूस को वो भी मिलिट्री एंगल से संभालना है। यानी डॉक्टर संजय भारद्वाज, जो स्ट्रेटेजी थी नाटो की वेस्ट की कि आप यूक्रेन में इस तरह से इंगेज कर दो कि दूसरी तरफ आप नाटो को सीधे बॉर्डर पर ले जाकर बैठा दो फिनलैंड और स्वीडन के जरिए, उसमें अमेरिका नाटो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूस में अब वो दम नहीं है जैसे सिंह सर बोल रहे हैं कि वो एक साथ दो फ्रंट्स को खोल पाए। निश्चित रूप से देखिए, ये बात तो मान के चलिए कि अमेरिका और नाटो कामयाब हुआ रूस को यूक्रेन में सीमित करने में। लेकिन दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, अगर रशिया कोई एक्शन लेगा तो फिनलैंड के नाटो मेंबर बनने से पहले लेगा। क्योंकि बनने के बाद अगर एक्शन लेगा तो नाटो के साथ, अगर एक्शन लेना है तो वक्त बहुत कम है, और क्या इतनी स्ट्रेंथ है रूस के पास। बिल्कुल। और अगर नाटो बनने के बाद तो इसका मतलब नाटो पे अटैक हो गया। दूसरा कि जो जिस तरीके का पॉलिटिकल एक सपोर्ट है, वहाँ की जो अभी इलेक्शन चल रहे हैं राष्ट्रपति का, वो दोबारा इलेक्ट हो रही इसी मैंडेट पे, क्योंकि फिनलैंड चाहता है कि नाटो का मेंबर जितना जल्दी बन जाए उतना बन जाए। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट आप ये हो गया है एक तरीके से इनसिक्योरिटी यूरोपियन कंट्रीज में। इसमें काम ही यही था, वेस्टर्न कंट्रीज, नाटो कंट्रीज एक फियर फैक्टर क्रिएट करना चाहता था, और उस फियर फैक्टर कि भाई रशिया एक थ्रेट है,
और आप जब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो रशिया थ्रेट बना रहेगा। लेकिन अब ये रशिया के लिए थ्रेट हो गया, क्योंकि जो नाटो था वो अब कैसे काउंटर करता हुआ नजर आया, क्योंकि रशिया पहले अपनी पूरी ताकत के साथ यूक्रेन में जो युद्ध है, जो मिलिट्री ऑपरेशन, उसको चलाता हुआ आगे नजर आ रहा है। अब देखना होगा क्योंकि अब ये जो ईस्टर्न यूरोप यहाँ पर बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, इसका क्या गंभीर परिणाम आने वाले वक्त में देखने को मिलता है। सर, आप दोनों का, जनरल सिंह और डॉक्टर संजय भारद्वाज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शॉर्ट डिस्कशन में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। जय हिंद। जय।